हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी धाकड़ एंड वेलकम बैक टू द नॉलेज प्लैनेट। तो भारतीय संविधान की क्लासेस हमने शुरू की थी, जिसमें से आज है क्लास नंबर 4। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले नंबर जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि केंद्र में हमने द्विसदनात्मक विधायिका का शुरुआत की थी और प्रांतों में लगाया था द्वैत शासन। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष चुनाव भी इंडिया में पहली बार देखने को मिले थे। और इंडियन वुमेन को वोटिंग राइट भी उसी टाइम मिले थे। तो हम ये कह सकते हैं कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि इंडियन वुमेन को वोटिंग राइट मिल गया था, प्रांतों में हमने जो द्वैत शासन लगा दिया था, और केंद्र में स्टार्ट किया था द्विसदनात्मक विधायिका का। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड हुआ था कि ये जो हम प्रांतों में द्वैत शासन लगा रहे हैं, इन सब का मुआवजा लेने के लिए, चेक करने के लिए 1919 से 10 साल बाद मतलब 1929 में एक कमीशन, एक वैधानिक आयोग लेकर आएंगे और देखेंगे कि हमने जो नई शुरुआत करी है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया है, ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, हमें इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम साइमन कमीशन के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आना तो इसे 1929 में था, लेकिन क्योंकि 1929 में जो ब्रिटेन में क्या होने थे, चुनाव होने थे, इसीलिए इसका गठन 1927 में ही हो गया था। लेकिन ये इंडिया मतलब कि मुंबई बॉम्बे आया था, ये 1928 तक इंडिया पहुंच गया था। तो हुआ क्या था इसमें, ये 7 मेंबर्स का ग्रुप था, या हम कह समिति थी एक तरीके से, जिसमें 7 सदस्य थे। और ये सातों के साथ इंग्लिशमैन थे, या हम कह सकते हैं अंग्रेज थे। तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला था, वाइट कमीशन बोला था। तो कांग्रेस जो थी या बाकी जो भी और लोकल पार्टीज थी, सब ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो विरोध हो रहा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि लाहौर में जो विरोध हो रहा था उसकी लीडरशिप कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की मतलब विरोध करते हुए वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट स्कॉट थे, उन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई क्या कर दीजिए, इन पर लाठी चार्ज कर दीजिए। तो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है बुरी तरीके से घायल हो गए, और साथ ही साथ इतनी सारी इंजरीज हुई कि उनकी डेथ हो गई। तो और ज़्यादा विरोध हुआ इस चीज़ का। तो लेकिन विरोध कितना ही करते रहें, इसके बाद भी 1930 तक पूरा चेक करने के बाद आखिरकार रिपोर्ट सबमिट करी दी। अब रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन विरोध बहुत हो रहा था इसके बाद भी। और रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें ये बताया कि जो हमने इंडिया में बदलाव किए हैं, द्वैत शासन लगाया है, वो तो हमें हटा देना चाहिए। लेकिन जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब था कि हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग सिस्टम है, मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम है, कि एक मुस्लिम वोटर है तो उसको मतलब उसके द्वारा दिए गए वोट की एक तरीके से वैल्यू बढ़ा दी गई थी, 2 वोट वो कर सकता है। ऐसे नए नियम लगा दिए। इससे क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था भारत में, एक तरीके से कम्युनिटी डिवाइड हो रही थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि कम्युनल डिवीज़न हो, थोड़ा और मतलब बेकार माहौल हो जाए। तो वो चाहते थे कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको बढ़ावा देना चाह रहे थे, और प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको हटाना चाह रहे थे। तो ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। तो साइमन कमीशन जब आया था ना, उसी दौरान एक और समकालीन, उसी के टाइम पर पैरेलल ही एक और घटना हुई थी। तो उस घटना के बारे में आज हम क्लास में शुरू कर रहे हैं। तो जब 1928 की बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस दौरान थे लॉर्ड वर्कन हेड। तो क्योंकि विरोध साइमन कमीशन का इतना ज़्यादा हो रहा था कि ये लोग भी टेंशन में आ गए थे कि हो क्या रहा है, ऐसा ऐसा हमने क्या बुरा कर दिया कि सभी लोग इसके विरोध में हैं। तो जब ये इंडिया आए तो ये पहुँचे मोतीलाल नेहरू के पास बात करने के लिए कि देखते हैं क्यों विरोध हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे ये 1928 में जो वर्कन हेड है मोतीलाल नेहरू के पास पहुँचे, तो मोतीलाल नेहरू ने ना मांग करी, किस चीज़ की, स्वराज की मांग करी इन्होंने, कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेल्फ रूल, स्वराज चाहिए, कि भारत के ही लोग वोट करें, भारत की ही सरकार हो, भारत का ही सब कुछ हो, कोई भी विदेशी ताकत आके कोई भी डिस्टर्बेंस ना कर पाए। तो इन्होंने स्वराज की डिमांड रखी। अब जैसे ही मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की डिमांड रखी, तो जो हमारे वर्कन हेड थे, इनका कहना था कि अच्छा आप ये तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप खुद ही रूल करना चाहते हैं, खुद ही शासन करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताइए भी तो कि आप कैसे शासन करेंगे।
मतलब इन्होंने कहा कि एक मसौदा तैयार तो करो, आप एक रिपोर्ट तैयार तो करो जिसमें हमें बताओ कि आप क्या क्या करने वाले हैं, एक रिपोर्ट तैयार करो। मतलब शर्त लगा, एक तरीके से चैलेंज किया कि एक रिपोर्ट पेश करो और स्वीकार करवा के दिखाओ। मैं बाकी सारे नेता लोगों से मानते हैं आपकी बात कि नहीं, आप हमसे तो बड़े कह रहे हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली शर्त, करके बताते हैं। और एक्सेप्ट की और उन्होंने 10 लोगों की समिति रेडी करी और विचार किए, सब कुछ करने की कोशिश करी क्या हम अच्छा कर सकते हैं। और पूरी रिसर्च करने के बाद इन्होंने तैयार करी नेहरू रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने प्रोविज़न टू रूल मतलब शासन करने के क्या प्रावधान होंगे वो डिटेल में बताया, और फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी। अब ये तैयार तो कर लिया इन्होंने। अब बात ये थी कि इनके अकेले कहने से क्या था, ये कांग्रेस का पार्ट थे तो कांग्रेस के और जो राजनेता हैं वो भी तो सपोर्ट करें इनका। तो एक ऐसे सर्वदलीय क्या हुई, एक मीटिंग हुई, मतलब राजनेताओं की एक ऐसी बैठक हुई, सम्मेलन टाइप हुआ, और उन्होंने वहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश करी। और पेश की और सबको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये प्रोविजंस हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आप अगर आपको मंजूर हैं तो आप मतलब साइन कीजिए इस पे कि आप भी यही चाहते हैं। तो जितने भी पार्टी मेंबर थे, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने इस पे साइन कर दिए, सब लोगों ने साइन कर दिए, बस एक इंसान ने नहीं किए, जो कि थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ने अकेले क्या नहीं करे, इस पे साइन नहीं करे, और इस वजह से क्या हुआ, ये इसे पेश नहीं कर पाए, मतलब किसके सामने, वर्किंग हेड को नहीं बता पाए कि भाई हमारी रिपोर्ट एक्सेप्टेड हो गई है। तो सिर्फ इन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया सपोर्ट, और साथ ही साथ कहा सपोर्ट करने की मैं शर्तें दे रहा हूँ। इन्होंने कुछ 14 शर्तें रखी, इनकी डिमांड्स रखी कि इनको अगर पूरा करोगे तो हम साइन कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहा है। वो डिमांड्स ऐसी रखी कि कांग्रेस को मंजूर नहीं थी कि आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी डिमांड रख रहे हो। अच्छा, ये डिमांड्स जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, यहाँ तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो अब बात यह है कि जो मोतीलाल नेहरू थे वो शर्त हार चुके थे, है ना, क्योंकि वो उन्होंने जो स्वराज की बात कही और जो नेहरू रिपोर्ट पेश करी उस पर सब लोगों ने साइन नहीं करे था ना, SIGN होगी इसकी स्पेलिंग। तो सब लोगों ने साइन नहीं करे, इसलिए ये शर्त हार चुके थे। अभी क्या कर सकते थे, तो 1928 की तो ये बात हो गई। अब 1928 के बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और लाहौर अधिवेशन में इन लोग को ये लग रहा था कि हमने इतना विरोध किया साइमन कमीशन का, इसके बाद भी वो मतलब कमीशन चला गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी और वो कुछ डिसीजंस वगैरह भी लेंगे। तो इन लोग को ये तो पता था कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया है तो ये हमें बुलाएंगे तो बातें करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। और उन्होंने ठान लिया कि ये बुलाएंगे भी ना, मीटिंग करने के लिए बुलाएंगे भी ना, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम विरोध करेंगे पूरी तरीके से, है ना। और ये जो लाहौर का अधिवेशन हुआ 1929 में, इसी में ही जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या करी, स्वराज की मांग करी कि अब हमारे जितने भी आंदोलन होंगे, हम जो भी विरोध करेंगे, हमारा जो एक तरीके से उद्देश्य होगा बस स्वराज ही हमारा उद्देश्य होगा, हम इसी के लिए लड़ाई करेंगे। अब जैसे कि इन लोगों ने सोचा था कि हाँ बुलाएंगे डिस्कशन करने के लिए और हम विरोध करेंगे, हम नहीं जाएंगे, उसका तिरस्कार कर देंगे। 1930 में लंदन में बुलाई गई एक गोलमेज सम्मेलन, या हम कहें एक राउंड टेबल मीटिंग बुलाई गई। और गोलमेज का मतलब ही ये होता है कि गोल मतलब सर्कल, सर्कल के चारों तरफ चेयर रखी हैं, सब लोग बैठेंगे इस पर, और कोई यहाँ अध्यक्ष नहीं होगा, सब बराबर है, सब अपनी मांगे रखो, डिस्कस करो क्या होता है, किस मतलब किस नतीजे पे हम पहुँचते हैं। तो 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ पहला, तो जैसे कि कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम इसका विरोध करेंगे, तो ये लोग कोई भी नहीं गए। BR अम्बेडकर जी गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन हो रहा है, अलग हमको अलग इलेक्टोरेट मिल रहा है, वो इस चीज़ के सपोर्ट में थे, वो दलितों के सपोर्ट में थे कि ठीक है निर्वाचन अलग हो जाएगा हम लोग का, हमारे अधिकार और बढ़ जाएंगे, हमारे साथ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वो तो इसके सपोर्ट में थे, इसलिए वो तो सारे सम्मेलन में गए। गोलमेज 3 हुए थे, तीनों में गए थे, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया, ये नहीं गए। अब हुआ क्या कि कांग्रेस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी उस दौरान, और जितने भी मतलब कि राजनेता लोग थे वो इसी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो अब सबसे बड़ा दल ही अगर मीटिंग में नहीं पहुंचेगा, वही अपने विचार नहीं रखेगा, तो सम्मेलन सफल नहीं हो सकता। तो ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। तो अब सफल नहीं हो पाया तो क्या हुआ, क्योंकि 30 में ये हुआ था और 31 में जो है हमारे भारत के जो वाइसराय हैं वो थे लॉर्ड वेलिंगटन, है ना। और इनके बाद नए जो वाइसराय बने 1931 अप्रैल में ही, वो बने लॉर्ड इरविन। अब इरविन जब भारत आए तो इन पर वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हुआ, प्रेशर आया कि भाई कांग्रेस से कोई भी नहीं आया, और वो नहीं आए तो हमने भले साइमन कमीशन तैयार किया, उनकी रिपोर्ट आई, हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा दल हमारा विरोध कर रहा है।
तो उस दल का आना, डिसीजन लेना, डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो इरविन थे, इन पर बहुत ज़्यादा क्या बनाया गया, प्रेशर बनाया गया कि भाई आप बात करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, इनको मतलब कि राज़ी करो, ये आए मीटिंग में आए, ये डिस्कशन करें। तो इरविन गए गांधी जी के पास। अच्छा, साथ ही साथ गांधी जी उस टाइम चला रहे थे अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनका कंटिन्यू चल रहा था। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, तभी इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम विरोध करेंगे। तो उनका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी दौरान चल रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने जो शर्तें रखी थी कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम तो आंदोलन करेंगे। तो जब इरविन आए थे ना भारत, तो ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे कि क्या ही कर लोगे आप आंदोलन वगैरह करके। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा था कि कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, मतलब त्याग हो रहा था एक तरीके से। तो इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की जो जो भी शर्तें थीं, क्योंकि इरविन से कहा गया था कि आप कांग्रेस को मनाओ कैसे भी करके। तो जो इरविन है वो पहुंचे गांधी जी के पास, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो इरविन पहुंचे गांधी जी के पास और उनसे कहा कि भाई आपकी जो भी शर्तें हैं, हमें सारी कबूल हैं, हम सारी मान रहे हैं, बस आप क्या करो, सम्मेलन में चलो, गोल में सम्मेलन में आप शामिल हो जाओ, जो कहोगे वो मान रहे हैं। तो गांधी जी ने जो भी शर्तें रखी थी, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि नमक जो कानून था कि सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास थे और अच्छा खासा उन पर टैक्स भी वसूलते थे। और भी चीज़ें थी कि जो ऊंचे अफसर होते थे उस पोजीशन पे आप इंडियंस को नहीं रख रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं तो हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, हम धरना नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, शराब इलीगल नहीं है, कुछ भी कर रहे हो आप, हम विरोध भी नहीं कर पा रहे दुकान के सामने बैठ के। तो उनकी जितनी भी डिमांड थी सारी मान ली गई। तो उस दौरान हुआ गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता, जिसे कहते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जैसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता या पैक्ट बोल देते हैं। ओके, ये समझौता हुआ। और फिर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें ये चीज़ स्वीकृति भी दे दी गई इस चीज़ को कि ठीक है, आप गांधी जी, आप इरविन से जो जो बातें करके आए हम सब मान रहे हैं ना। तो जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें इस समझौते को क्या दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई कि ठीक है, आप जो भी समझौता करके आए मान रहे हैं। और अब जो मीटिंग होगी, अगली जो गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें गांधी जी आप ही जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, मतलब हमारी तरफ से आप ही जाएंगे हमें एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। और जाकर करना क्या है, आपको मौलिक अधिकारों की डिमांड्स रखनी है कि मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बात करनी है। वहाँ पे मौलिक अधिकारों की डिमांड करिए आप वहाँ जाके, आप कांग्रेस की तरफ से। तो ये सब तय हो गया। 1931 का जो दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी गए और मौलिक अधिकारों की उन्होंने डिमांड भी की। लेकिन जैसे ही ये वहाँ गए, तो इन्होंने वहाँ जाके क्या देखा कि मैं तो भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की डिमांड करने आया हूँ, लेकिन जो और दल हैं, जैसे मुस्लिम लीग हुआ, या जो BR अम्बेडकर जी हैं, जो दलितों की तरफ से आए हैं, ये सब क्या चाहते हैं, ये सब चाहते हैं अलग से निर्वाचन, ये पृथक निर्वाचन मंडल चाहते हैं अपने लिए कि हाँ, हमारा अलग करो, अलग करो, दलित लोग अलग खड़े होंगे, उनके लिए वही लोग वोट करेंगे, मतलब बंटवारा टाइप का हो रहा था देश में। तो इन्हें बहुत बुरा लगा कि मैं हाँ सबके लिए सोच रहा हूँ, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ, और ये अपने अपने में लगे हैं। तो ये गए तो, और क्योंकि साथ ही साथ जो इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उसमें ये भी इरविन ने अपनी बात रखी थी कि ठीक है, हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं गांधी जी, लेकिन आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए अब, क्योंकि आपकी जो डिमांड थी वो सारी मान ली गए, तो अब आंदोलन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो गांधी जी उस दौरान तो मान गए। अब 1931 में ये गए गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ अपनी बात रखी भी, लेकिन मानी किसी ने नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और ही चीज़ पे डिस्कशन चल रहा था, जो कि था निर्वाचन मंडल, एक तरीके से पृथक निर्वाचन मंडल। तो गांधी जी निराश होकर आ गए कि गए किसी लिए थे, हो कुछ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये हुई कि ये जैसे ही वापस आए ना, तो वापस आके इन्होंने क्या शुरू कर दिया, अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो फिर से शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अब ये रीस्टार्ट कर दिया इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें कहा था नहीं करेंगे, फिर से कर दिया। लेकिन तो इसी वजह से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया कि भाई आपने समझौता तोड़ा है, तो अब आप जेल जाना पड़ेगा आपको, मानी नहीं है आपने बात, तो आपको अब जेल जाना पड़ेगा। तो गांधी जी को कौन से जेल में रखा गया था उस दौरान, इसका नाम जरूर याद कर लीजिए।
एरवादा जेल में रखा गया था उस दौरान। ठीक है, इसका नाम लास्ट क्लास में भी शायद लिया होगा। तो ये 1931 की सब बातें हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लास्ट क्लास में शायद हमने पढ़ लिया था कम्युनल अवार्ड के बारे में, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। उन्होंने कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट से उन्हें मिली कि हाँ हमें ये बदलाव करने चाहिए, और वो बदलाव किए। जैसे कि सांप्रदायिक पंचायत में इन्होंने बताया कि हाँ हमें ये निर्वाचन मंडल का जो आप कह रहे हैं वो बढ़ावा देना चाहिए, उसमें और भी चीज़ें रखी। तो जो कम्युनल एक तरीके से अवार्ड आया, उसका गांधी जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। और भले वो जेल में थे, जेल में रहकर भी उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया जेल में रहते ही। अब सत्याग्रह शुरू कर दिया, भाई तबीयत खराब होने लगी। तबीयत जैसे ही खराब होने लगी, तो क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड आया था, सांप्रदायिक पंचायत आया था, उसमें निर्वाचन मंडल अलग अलग हो रहे थे, जो कि गांधी जी को बिल्कुल मंजूर नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे जिंदा रहते मैं अपने देश को ऐसे बंटने नहीं दूंगा। तो सत्याग्रह पे बैठ गए जेल में ही। तो भाई बाकी लोगों ने बी आर अम्बेडकर जी को समझाया कि आपकी जो डिमांड है कि दलितों का अलग निर्वाचन मंडल हो, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि मुसलमानों का अलग निर्वाचन मंडल हो, तो बी आर अम्बेडकर जी को समझाया कि भाई बात मानो, अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरी कांग्रेस बिखर जाएगी, और हम जो सपना देख रहे हैं स्वराज्य का, ये सपना ही रह जाएगा। तो बात मानी। और लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके थे कि पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था बिटवीन गांधी जी जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, और बी आर अम्बेडकर जो कि दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये मान गए कि ठीक है हमें अलग से नहीं चाहिए निर्वाचन मंडल, लेकिन हमें आरक्षण दो। तो इनकी सीटें वगैरह कुछ बढ़ा दी गई थी, आरक्षण दे दिया गया था इन्हें। बढ़िया। और इस सब के बाद, सब विरोध वगैरह होने के बाद, जो भी उसके रिजल्ट्स निकले, उस रिजल्ट को ही पेश किया गया एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हुई या क्या था इस एक्ट में, तो भाई सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जटिल जो दस्तावेज है वो ये आया था 1935 का, जो भारत शासन अधिनियम था। वो सबसे बड़ा अब तक का, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी एक्ट अधिनियम जो कुछ भी आए थे, ये उनमें सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज था, हम ये कह सकते हैं। और जो हमारा इंडिया का आज कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 70% वही है जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा हुआ था। तो आज का भी हमारा 70% से भी ज़्यादा, मोर देन 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी एक्ट से लिया गया है या आधारित है इसी पर। तो इसमें क्या था, देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पहले क्या हुआ था, पहले क्या आया था, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें 10 अनुसूचियां थी, स्केड्यूल्स, 14 भाग थे, पार्ट्स, और 321 अनुच्छेद या आर्टिकल्स थे। ओके। साथ ही साथ शुरुआत करी गई किस चीज़ की, संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं यूपीएससी की शुरुआत, प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीएससी की शुरुआत, और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसका मतलब है कि अगर कोई दो राज्य हैं वो मिलकर एक एग्जाम कराना चाहते हैं, पीएससी ही एग्जाम है, बस ज्वाइंट कमीशन है एक तरीके से ये, तो उसकी शुरुआत की गई कि नाम भी बदलो आयोग का, और इंडियंस ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, इंडियन ही एग्जाम देंगे, इंडियन ही बनेंगे, क्योंकि इंडिया को संभालना है, इंडियंस लोग ही हों इसमें। साथ ही साथ अखिल भारतीय संघ, या हम कह सकते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन, या फिर यूनियन भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी स्थापना की गई। पूरे भारत को एक यूनियन बना दिया गया, टुकड़े टुकड़े छोड़ो, टुकड़े मिल जाएं, यूनियन बन जाए, संघ बन जाए, ये डिसाइड किया गया। जिसमें 11 थे ब्रिटिश प्रांत, और 6 थी ब्रिटिश कमिश्नरीज, और देसी रियासतें, सिर्फ वो रियासत जो खुद से सम्मिलित होना चाहती है, भारत का खुद हिस्सा बनना चाहती है, और अगर नहीं बनना चाहती तो आप स्वतंत्र रह सकती हैं, ये शर्त थी। प्रांतों का जो द्वैत शासन था, क्योंकि उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि ये सही से वर्क नहीं कर रहा है ना, हम आपने पढ़ा था 2 टाइप के सब्जेक्ट्स में बांट दी गई थी चीज़ें, एक रिजर्व और एक ऐसे टेम्पररी, राइट। तो वो चीज़ उन्हें सही नहीं लगी। हाँ, यही द्वैत शासन केंद्र में जारी रखा गया, जबकि उसमें था नहीं, इसमें लगाया गया, केंद्र में लगाया गया, और प्रांतों से हटा दिया गया इसे। साथ ही साथ देखो, कलकत्ता में ऑलरेडी एक न्यायालय था, लेकिन कहा गया कि फाउंडेशन करो आप एक फेडरल कोर्ट का, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इंडिया में पूरे इंडिया का एक ही कोर्ट होना, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा यही होना चाहिए, जो कि दिल्ली में उसकी शुरुआत की गई। ये 35 में, मतलब 1935 में ये कहा गया कि एक कोर्ट हमारे भारत में होना चाहिए। और 1 अक्टूबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, 1 अक्टूबर 1937 या 1937 को सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड वर्किंग, ये
वर्क करना शुरुआत कर दी थी 2 साल बाद। और जो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे वो कौन थे? सर मॉरिस गोयर। तो ये नाम भी बहुत ज़रूरी है इनका कि पहले सीजीआई कौन थे। ओके, तो ये 1935 एक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ये रहीं। और अभी सिर्फ इतनी नहीं है, और भी हैं, जैसे कि केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया कि केंद्र कहाँ कहाँ डिसीजन ले सकता है और प्रांत कहाँ कहाँ डिसीजन ले सकता है। अब इनके मतलब संबंध को बताने के लिए कि शक्तियाँ कैसे बांटी गई हैं, 3 सूची आई, 3 सूचियाँ। पहली थी संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरी थी प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट, जिसका अब नाम बदल दिया गया, स्टेट लिस्ट या राज्य सूची हो गया। पहले ये प्रोविंशियल थी, मतलब कि जो भी प्रांत हैं उस हिसाब से। और एक थी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट जिन पे डिसीजन सिर्फ यूनियन मतलब पूरा संघ ले सकता है, ऐसे थे 59 विषय। जिन पे सिर्फ प्रांत वर्क कर सकता है, ऐसे थे 54 विषय। और जिन पे दोनों मिलके वर्क कर सकते हैं, दोनों इस पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर इस किसी भी सब्जेक्ट पे केंद्र ने कोई नियम बना दिया है तो फिर राज्य का नहीं चलेगा। तो ऐसे थे 36 सब्जेक्ट। देखो अभी ये बदल गए हैं, कुछ यहाँ से वहाँ हो गए हैं, एड ऑन हो गए हैं, लेकिन पहले यही थे। अब क्या हो गए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो 11 प्रांत थे उनमें विधानसभा की शुरुआत की गई। और इन्हीं 11 में से जो 6 प्रांत और थे उनमें विधानसभा भी थी, और विधानसभा के साथ साथ ही विधान परिषद का भी गठन हुआ। 2 सभाएं हुई एक तरीके से। अब जो 6 प्रांत जिनमें विधान परिषद का भी गठन हुआ वो कौन कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको कहते हैं शॉर्ट में यूपी। ओके, और साथ ही साथ 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स को संभाले। साथ ही साथ इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम था वो ज़्यादा लोग वोट नहीं कर पाते थे। वोट सिर्फ वही करते थे जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी, जो टैक्स भरते थे, थोड़े पढ़े लिखे होते थे। इन वोटिंग जो राइट्स थे उनको बढ़ा के 10% कर दिया गया। कम से कम भारत की 10% जनसंख्या को अब मत अधिकार था, मत देने का अधिकार था। साथ ही साथ जो बर्मा, आज का जो म्यांमार है, उसको 1937 में भारत से अलग कर दिया गया कि आप अलग हैं। और ये जो हमारा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें प्रस्तावना जो कि आप अभी हमारे संविधान में है वो, और मौलिक अधिकार दोनों ही नहीं थे। देखो मौलिक अधिकारों के लिए स्पेशली गांधी जी सिर्फ एक ही गोल में सम्मेलन में गए थे, वही इसमें आए नहीं, है ना। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका विस्तार दलित जातियों की महिलाओं और मजदूर वर्ग तक भी कर दिया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी, लेकिन जो ऊपर थे वो इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी कि हम आज़ाद हो भी जाएंगे तो हमारा संविधान हम आपके थोड़ी चलाएंगे, हमें अपना संविधान बनाना है। अपना संविधान बनाने के लिए हमें अपने लोग चाहिए, मतलब हमें संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान सभा की ज़रूरत है, राइट। अब क्या हुआ था, इससे पहले जो 11 प्रांत बने थे हमारे, 11 प्रांत, उनमें जो पहली बार चुनाव हुए थे 1937 में प्रत्यक्ष चुनाव पढ़ा था हमने कि पहली बार चुनाव हुए थे। उनमें क्या हुआ था कि 11 में से जो 6 प्रांत थे, 6 प्रांत में पूरी तरीके से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और जो 2 प्रांत और थे उनमें कांग्रेस और साथ में किसी और को भी मिला लिया, और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनी थी, या हम कह सकते हैं गठबंधन से कांग्रेस, ये कह सकते हैं कि हम 8 जो प्रांत थे उनमें तो कांग्रेस का ही शासन था या कांग्रेस से ही जीत कर आई थी वहाँ पर। तो अब हुआ क्या इस दौरान, तो 8 हम ये कह सकते हैं कि 8 राज्यों में कांग्रेस थी। अब इसी दौरान क्या हुआ, अगर हम थोड़े फैक्ट्स पे ध्यान दें कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी पहली बार डिमांड किसने की थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन ये वर्बल थी, मौखिक थी, कोई इसके डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, लिखित में नहीं थी, मौखिक थी। लेकिन फर्स्ट अगर ऑफिशियल डिमांड की बात करें हम, ऑफिशियल मतलब कागज़ पे, डॉक्यूमेंट पे प्रथम औपचारिक मांग, तो वो हुई थी 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, इनके द्वारा करी गई थी सबसे, मतलब कि ऑफिशियली बोलें तो एम.एन. रॉय जो है इनके द्वारा इसकी डिमांड रखी गई थी। साथ ही साथ ये जो डेट है यहाँ पे मेंशन, इस डेट को देखते हैं हम, ये क्या था, इस डेट को क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो जो वर्ल्ड वार है हमारा, वर्ल्ड वार टू शुरू हुआ था 1939 में, राइट। अब 1939 में ये शुरू हुआ तो क्या किया ब्रिटेन वाले लोगों ने, क्या किया कि जो हमारे इंडियंस हैं
इंडियंस को बिना कांग्रेस से पूछे, जबकि कांग्रेस 8 राज्यों में थी, 8 प्रांत में थी, इन्हें बिना बताए भारतीय लोगों को वर्ल्ड वार 2 में शामिल करा दिया कि चलो भाई हमारी तरफ से लड़ना। और जब कांग्रेस को पता चला कि हमसे पूछा तक नहीं और आप इंडियंस को शामिल कर रहे हैं वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए, तो इन्हें बुरा लगा और इन्होंने क्या किया, विरोध किया इस चीज़ का। और विरोध कैसे किया, इस्तीफा देकर। 8 प्रांतों में ये लोग जीते थे, इसके बाद भी इन सब लोगों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जैसे इन लोगों ने इस्तीफा दिया तो खुश कौन हो गए, मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुस्लिम लीग, क्योंकि ये लोग इतने राज्यों में नहीं जीत पाए थे, तो ये तो चाहते थे कि इस्तीफा दे दो आप लोग, है ना। तो मुस्लिम लीग जो है इनके जो इनके इस्तीफा थे, इस्तीफा से बहुत ज़्यादा खुश हुई, इनके इस्तीफा से। और इन्होंने 22 दिसंबर 1935 को क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तो ये डेट क्या है अपनी, 22 दिसंबर 1939 वो डेट है जब मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस की। चलो ये सब लोग हट गए हैं अपने रास्ते से, अपन मुक्त हुए हैं। ओके, अब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि हम नहीं, आपने हमें बताया नहीं और भारतीयों को शामिल कर लिया। तो उन्होंने कहा भारतीयों को शामिल अगर करना है तो फिर हमारी एक शर्त है, कर लीजिए शामिल, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के दो हमें, हमारी यही शर्त है, भारतीयों को शामिल करो लेकिन हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें बना के दो। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि मुस्लिम लीग अकेली खुश नहीं हुई थी मुक्ति दिवस, इन्होंने अकेला नहीं मनाया था, बी आर अम्बेडकर भी इसमें उतने ही शामिल थे, बी आर अम्बेडकर भी उतने ही शामिल थे इसमें, उन्होंने भी ये मुक्ति दिवस मनाया था। तभी क्या हुआ, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन से क्या आया, एक ऑफ़र आया। ठीक है, हम आपकी डिमांड्स मान रहे हैं, हम एक ऑफ़र दे रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो करते हैं अपन इस पे काम। तो जिसका नाम, उसका नाम सिर्फ अगस्त ऑफ़र था, ये 808, तो सिर्फ उसकी डेट लिखी है कि 8 अगस्त को ये आया था। और इसका नाम अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफ़र सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि ये अगस्त में आया था। तो 8 अगस्त को ये आया, अगस्त प्रस्ताव। और ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड थी वो पूरी हो रही थी, कि कम से कम एक्सेप्ट तो कर रही थी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट की, ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड है तो हम पूरा करेंगे उसे। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक्सेप्टेंस मिल गया था किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड के लिए। तो जैसे मतलब एक्सेप्टेंस मिला तो इन्होंने प्रस्ताव में कुछ चीज़ें भेजी कि ये अगर पसंद आए तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। जिसमें सबसे पहले नंबर बात लिखी थी कि जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल है उसमें हम और ज़्यादा इंडियंस को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, और भारतीय आएंगे हमारे गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, ओके, मंजूर है। दूसरी बात कहते हैं कि जो हम युद्ध लड़ने वाले हैं, वर्ल्ड वार 2 होने वाला है, उसके लिए जो वार एडवाइजरी काउंसिल है उसका गठन करते हैं अपन, युद्ध सलाहकार परिषद बनाते हैं, सलाह दो कैसे लड़ें, क्या करें, विचार कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, कि जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपना संविधान खुद बनाना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बना के देंगे, आप अपना संविधान खुद बनाना। लेकिन बात यह है कि इतनी ज़्यादा खास बातें थी नहीं कि इन्हें कोई क्या करे, एक्सेप्ट करे। मतलब इतना कुछ खास नहीं लिखा था कि हम ही सलाह दें, किस लिए दें हम सलाह, और युद्ध के बाद करोगे आप संविधान, हम बाद में बनाएंगे। और उनका कहना था, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की परिषद में हम और भारतीयों को शामिल करेंगे, जबकि हमारी डिमांड ये नहीं थी कि आप हमें और भारतीयों को शामिल करो, हमारी डिमांड ये थी कि आप खुद ही जाओ, हम सारे भारतीय रहेंगे, हमें शामिल क्या कर रहे हो आप, हम, हमारी सरकार बनेगी, हम ही रहेंगे जो हैं, आप लोग तो जाओ यहाँ से। कुल मिला के उन्हें जो ये अगस्त ऑफर था पसंद नहीं आया, ना तो पहला पॉइंट, ना दूसरा पॉइंट, ना तीसरा पॉइंट, कोई सा पसंद नहीं आया। पहले से ही मन खराब हो गया कि हमें शामिल करोगे आप, हम तो चाहते हैं हम ही लोग रहें, आप तो जाओ यहाँ से। करेक्ट है। तो अब ये जो प्रस्ताव था ये अस्वीकार कर दिया गया कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है ये आपका ऑफर, और ये जो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, इसका विरोध किया गांधी जी ने 1940 में। विचार गांधी जी का था कि एक काम करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं, पर्सनल करते हैं। अब सत्याग्रह का मतलब ही क्या होता है कि खुद को तकलीफ पहुंचाएंगे और अपनी मांगें मनवाएंगे। तो याद रखने की बात यह है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो सबसे पहले किसने अपनाया था, प्रथम व्यक्ति कौन थे, 17 अक्टूबर 1940 में प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन विनोबा भावे, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और दूसरे इसे अपनाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहानी हुई हमारी अगस्त ऑफर तक की। तो फिर काउंटर करने के लिए कि अच्छा नहीं मान रहे हो, ये अगस्त क्रांति भयंकर ही हो गई थी, उसका नाम अगस्त क्रांति भी रख दिया गया था कि कोई मान ही नहीं रहा है।
चलो ठीक है, कुछ और अगस्त प्रस्ताव का भयंकर विरोध हो गया, अभी क्या करें अभी क्या करें। तो दूसरा प्रपोजल भेजा इन्होंने, क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में, दूसरा भेजा गया कि चलो शायद इस पे मान जाएं ये। अच्छा, इस टाइम पे ना जब क्रिप्स मिशन जब इंडिया आने वाला था, तो इस दौरान क्या हुआ, यहाँ के जो पीएम थे वो थे विलिंगटन चर्चिल। अब विलिंगटन चर्चिल पीएम थे ब्रिटेन के, और इन्होंने ही ये प्रस्ताव भेजा था। एक बार हम लिख दें जरा नाम, विलिंगटन चर्चिल। इन्होंने ये प्रस्ताव भेजा, और किसकी अध्यक्षता में भेजा, सर क्रिप्स, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, क्रिप्स। सर क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन भेजा। कुछ प्रस्ताव थे कि मान लो शायद, है ना, तो जो ब्रिटेन के पीएम थे उनके द्वारा ये प्रस्ताव 1942 में इंडिया भेजा गया। और प्रपोजल्स क्या थे, पहला प्रपोजल था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए युद्ध के बाद निर्वाचन से भारत की एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर रहे हैं, हम युद्ध के बाद मान लेंगे आपकी ये बात। अभी बिजी है ना, क्योंकि 1939 में शुरू हो चुका था, 1942 में तो ये भयंकर ही चल रहा था। इस टाइम तक तो जो यूएसए हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाइना हुआ, इन्होंने ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा विरोध मतलब कि प्रेशर दिया था कि भाई आज़ाद करो, उनकी बात मानो, वो क्या कह रहे हैं इंडिया वाले। और इस दौरान मतलब 1942 तक जो युद्ध है उसने भी अच्छा खासा मोड़ ले लिया था, तो इन पे प्रेशर भी था। अगस्त प्रस्ताव माना नहीं, तो इनकी मजबूरी थी कि ये नहीं मान रहे तो चलो अगला भेजते हैं, शायद वो तुमको पसंद आ जाए, तो अगला आया। तो पहली बात थी कि युद्ध के बाद बना देंगे, चलो ठीक है। अगली बात बोलो, कहते हैं युद्ध के बाद भारत को एक संघ बनाया जाएगा, इसको यूनियन बना दिया जाएगा, एक एक पूरा का पूरा देश बना दिया जाएगा। ये बात तो फिर भी ठीक थी, बात खटकी तीसरा नंबर वाली। कहते हैं मुस्लिम लीग के पास राइट रहेगा कि वो इस भारत संघ में, मतलब भारत देश में शामिल होना चाहें तो हो जाएं, और नहीं होना तो उनकी स्वतंत्रता है कि वो इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये वाले जो पॉइंट पर सब लोग भड़क गए कि ये क्या बात है, आप कह रहे हो कि मुस्लिम लीग को अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो ना करे, और अगर नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ, नया देश बनाएगी, और नया देश बनाएगी मतलब भारत के दो टुकड़े हो जाएंगे, और ये कोई नहीं चाहता था। तो इसका भी भयंकर पुरजोर विरोध हुआ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान जब तक आप नहीं बना लेते तब तक भारत का जो प्रशासन है वो अंग्रेजों के द्वारा ही चला जाएगा, इनके हाथ में रहेगा। तो ये जो मिशन आया इंडिया, इसका भी विरोध किया कि ये तो आप अभी कह रहे हो कि अलग अलग हो जाओगे, तो बाद में तो हम हो ही जाएंगे। तो इसका भी बहुत विरोध हुआ, और महात्मा गांधी के द्वारा इस मिशन को बोला गया पोस्ट डेटेड चेक, कि ये तो भाई आपका ऐसा है कि चल नहीं रहा तो आप कुछ भी कहोगे आप, है ना। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने इसे क्या कहा कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, डूबती हुई बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है, कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो आप मतलब कुछ भी कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, 8 अगस्त को ही 1942 में, अब हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ही क्यों किया गया। क्या हुआ 1942 के बाद, बात तो अपन ने मानी नहीं, कोई सा भी मिशन अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1942 के बाद जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था ना, इसका अलग ही मोड़ ले चुका था अब ये वर्ल्ड वार 2। क्यों, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था, यूएसए भी शामिल हो गया था, इसीलिए यूएसए जैसे ही शामिल हुआ, अब भाई ये बहुत भयंकर लड़ा जाने लगा। और हुआ क्या, क्या हुआ कि यूएसए जो है, यूएसए लड़ रहा था एक तरीके से किसके साथ, हम कह सकते हैं जापान के साथ। और जो ब्रिटेन है वो किसका साथ दे रहा था, वो दे रहा था यूएसए का साथ। अब हुआ क्या, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 की खासियत यही थी कि वर्ल्ड वार 1 में एयरफोर्स या एयरक्राफ्ट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में भाई युद्ध बाय एयर भी हुआ, मतलब एयरफोर्स भी इसमें शामिल थी। और एयरफोर्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ पता ही नहीं चलता कब आए, कब किस पे क्या मिसाइल गिरा दी, क्या हो गया। तो जो यूएसए है ना, इसका सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन। यूएसए की जितने भी एयरक्राफ्ट होते थे वो ब्रिटेन का ही एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे, यहीं का एयर स्पेस इन्होंने इस्तेमाल करना था, यहीं का एक तरीके से एयरवेज इस्तेमाल करना था। और जापान पे क्या छोड़नी थी, मिसाइल। तो हम कह सकते हैं यूएसए लड़ रहा था जापान से, लेकिन हेल्प किसकी ले रहा था, ब्रिटेन की। तो सिर्फ यूएसए थोड़ी मिसाइल छोड़ेगा, जापान भी तो छोड़ सकता है, जापान भी तो यूएसए के ऊपर छोड़ सकता है। फिर जापान को लगेगा कि सिर्फ यूएसए क्यों, यूएसए का साथ दे रहा है ब्रिटेन, तो मैं तो ब्रिटेन पे भी अटैक कर सकता हूँ। लेकिन ब्रिटेन की बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट इंडिया में भी तो रहते हैं, इंडिया भी तो ब्रिटिश कॉलोनी ही है,
तो जापान कहीं ऐसा ना कर दे कि ब्रिटेन पर अटैक करने की बजाय, मतलब ब्रिटेन पे तो करे, यूएसए पे तो करे ही, साथ ही साथ एक दो मिसाइल इंडिया पे भी दाग दे। क्या होगा? इंडिया के बेचारे इनोसेंट लोग, निर्दोष लोग, जिनका कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड वार 2 से, यूएसए से, जापान से, ब्रिटेन से, बेचारे वो मारे जाएं, बेफिजूल में नरसंहार हो जाए यहाँ का। इन्हें बहुत डर था कि अंग्रेज तो पता नहीं युद्ध कब रुकेगा, कब आएंगे, कब हमारी संविधान सभा बनाएंगे, कब हमें आज़ाद करेंगे। अब इनके सहारे रह नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया कि हम भाई अपने साथ अब कुछ भी हो सकता है, अब नहीं रह सकते, अब शुरू करो। तो 8 अगस्त 1942 से इन्होंने, गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, कि अब इनके सहारे नहीं रह सकते, इन्हें बाहर भगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अब ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी है, हम विरोध कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कहाँ से शुरू किया गया? तो ग्वालियर टैंक ग्राउंड है बॉम्बे में, यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो शुरू हो गया। और साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे कि डू और डाई, मतलब कि करो या फिर मरो, इसका नारा दिया, या हम कह सकते स्लोगन दिया किसने? गांधी जी ने, कि अब आखिरी चांस है, अब या तो करो जो बन पड़े तुमसे, नहीं तो एयरक्राफ्ट पता नहीं कौन सा आएगा, गिर जाएगा, या फिर मरो। अब दो ही चीज़ें हैं, करो या फिर मरो। तो गांधी जी ने ये नारा दिया। ये कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि ये डू और डाई या फिर करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। अब क्या हुआ? ये हमने 8 अगस्त 1942 में शुरू किया ही था, और अब जो वर्ल्ड वार है वो अपने बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुका था। तो 1945 में 6 अगस्त को यूएसए ने हिरोशिमा, जो कि जापान की एक जगह है, वहाँ पे एक एटम बम, या हम कह सकते हैं कि विनाशकारी एक तरीके से, मतलब एटम बम समझते हैं आप क्या है, तो वो दाग दिया, छोड़ दिया। मतलब भीषण तबाही मच गई, भीषण तबाही मच गई। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब समझते हैं आप कि कितना ज़्यादा, मतलब त्रासदी हो गई होगी उससे। 6 अगस्त को एक फेंका, और इसी के 2-3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी में एक और डाल दिया, एक और न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पर डाल दिया। 6 अगस्त हो गया, 9 अगस्त हो गया, और जैसे ही ये दोनों केसेस हुए और जापान में भयंकर तरीके से मुसीबत आ गई, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, ट्रेजिडी हुई एक तरीके से। तो 15 अगस्त को जाके जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, और वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये होने के बाद ही क्या हुआ कि भयंकर तरीके से जापान में तबाही मचा दी, ये दो एक्सीडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी। और जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व को ये एहसास हुआ कि इंटरनेशनल पीस के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, सुख शांति के लिए जो ये नरसंहार हुआ है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब जो फेंके गए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे दुनिया ही तबाह कर दोगे। तो कुल मिला के पूरे विश्व की शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 में एक संस्थान का गठन हुआ, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ मतलब देश तो सारे शामिल किए ही गए, कुछ चीज़ें डिसाइड करी गई कि ऐसे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब रख नहीं सकता, और ऐसे कहीं पर भी मर्जी से फेंक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। एक देश पता नहीं कितने साल पीछे चला जाता है, और मारे कौन जाते हैं? निर्दोष लोग, जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई गलती नहीं थी। तो ये सब हुआ, और जैसे यूएनओ बना, तो यूएनओ क्योंकि अब बन चुकी है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट को देखेगी, मानव अधिकारों पर ध्यान देगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं और उस पर ध्यान देगी। तो यूएनओ हुआ, और बाकी भी जो देश हुए वो ब्रिटेन पर क्या बनाने लगे? प्रेशर बनाने लगे, बहुत दबाव डालने लगे कि भाई ये जो कॉलोनीज आपने बना रखी हैं, इन्हें आज़ाद करो, फ्री करो, इन्हें क्या कह रहे हैं ये मानो इनकी बात। कुल मिला के वो चाहते थे कि इंडिया को क्या कर दीजिए, आप फ्री कर दीजिए, अब बहुत हो गया है ना, बहुत राज कर लिया आपने। ठीक है, मानते हैं बात, क्योंकि प्रेशर बहुत है। प्रेशर तो है, लेकिन इसका सिर्फ रीज़न ये नहीं कि प्रेशर है। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन में भी क्या आ गई, एक तरीके से ब्रिटेन में भी देखने को मिली हमें एक तरीके से आर्थिक मंदी, रिसेशन देखने को मिला हमें। आर्थिक मंदी मतलब पैसा खत्म हो गया है, पैसा इतना खत्म हो गया है कि इंडिया में शासन भी नहीं कर सकते हैं। कोई विरोध करेगा तो उसका, आप भी सेना नहीं चला सकते हो, खर्चा नहीं चला पा रहे हो, क्योंकि पैसा अब बचा नहीं है। और इंडिया में विरोध जोरों शोरों से हो रहा है, सब चाहते हैं ब्रिटेन भाग जाए यहाँ से। फिर क्या हुआ? अब ठीक है, मान गए हैं आज़ाद तो करना ही है, मजबूरी बन गई, आज़ाद तो करना ही है, लेकिन आज़ाद करने के लिए शर्तें होनी चाहिए। तो उन्होंने अब जो कैबिनेट मिशन योजना भेजा, और यही वो है जिसके माध्यम से हमारी संविधान सभा बनी है, बातें मानी गई हैं, और सब कुछ हुआ है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, और इस समय जो
पीएम थे ब्रिटेन के, वो थे क्लीमेंट एटली, क्योंकि अब भारत में शासन करना आसान बचा भी नहीं था, पैसे ही खत्म हो गया था। इन्होंने एक समिति टाइप की तैयार करी, तो 3 लोग सदस्य थे इसमें, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैटिक लॉरेंस। 3 लोगों की समिति तैयार करी कि भाई ये कैबिनेट, मतलब मिशन में ये 3 लोग अध्यक्ष थे, एक तरीके से कैसे सदस्य थे ये कह सकते हैं, ये 3 लोग शामिल थे और इन्हें इंडिया भेजा गया कि जाओ भाई देखो क्या डिमांड्स हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस मिशन के तहत क्या बताया गया, 1 जुलाई 1946 को, इस मिशन के तहत ही 1 जुलाई 1946 को कराए गए फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के पहले चुनाव इसी मिशन के तहत करवाए गए थे। तो पहला निर्वाचन तो हो गया था, जिसमें टोटल मिला के 389 मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे। 15 इसमें विमेन थी, 26 एससी कैटेगरी से थे, 33 एसटी कैटेगरी से थे। 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे और ब्रिटिश कमिश्नरी से थे ओनली 4। अच्छा, ये 292 और 04 टोटल करके होता है 296। ये 296 पे ही हुए थे सिर्फ इलेक्शन। बाकी जो देसी रियासतों से 93 मेंबर्स थे, ये तो ऐसे ही मनोनयन से आ गए थे। मनोनयन का मतलब क्या होता है कि राजा हैं वहाँ के, राजा ने कहा कि किसी एक को भेजना है, अच्छा संविधान समिति में भेजना है कि ठीक है कुछ नियम कानून बनने हैं, तो जो पढ़ा लिखा था, जो समझदार था उनकी सभा में, उसी को भेज दिया, उसी को नेता बना के भेज दिया एक तरीके से। तो ये 93 पोजीशंस पे क्या नहीं, चुनाव नहीं हुआ, मनोनयन मतलब ऐसे चुन लिया गया। बाकी 296 पे चुनाव हुए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फाइनली हमारी बन के तैयार हुई। इलेक्शन हो गए 296 सीट्स पे, जिसमें से 208 जो हैं वो नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, 73 जो थी मुस्लिम लीग ने और 15 अदर जो लोकल पार्टीज थी उन्होंने। तो ऐसे करके 296 पूरी सीटें हो गई और 93 सीट्स जो थी वो नॉमिनेशन से आई थी, मनोनयन से चुनाव हुआ था उनका। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई हमारे इतने सारे मेंबर्स की, इसी को कहा गया भारत की पहली इंटरिम गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब जब तक मेन वाली गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक यही चलेगी। तो अंतरिम सरकार पहली जो हमारे इंडिया की थी वो बन के तैयार हुई कितने 2 सितंबर 1946 में, जिसके चेयरमैन बनाए गए लॉर्ड बेबल, जो कि वाइसराय थे उस टाइम पे इंडिया के। लास्ट तो नहीं है ये, लेकिन यही थे उस दौरान। और वाइस चेयरमैन बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। साथ ही साथ इन्हें बनाया गया पीएम, फॉरेन मिनिस्टर और कॉमनवेल्थ अफेयर, ये तीनों इनके कंट्रोल में थे। तो 2 लोग तो हो गए, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें जैसे कि एक प्रधानमंत्री हैं तो उनकी मंत्री परिषद होती ना, ऐसे इनकी परिषद थी। 15 मेंबर्स थे कुल मिला के, 2 तो ये खुद हो गए, 13 और थे। मतलब अंतरिम सरकार जो है उसमें मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल में 15 लोग थे, एक खुद चेयरमैन हो गए, दूसरे वाइस चेयरमैन हो गए। बाकी के कौन हैं, तो बाकी 13 लोग जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी, मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों का जो परिषद था, वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई, ये होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे, गृह मंत्री तो थे, सूचना और ये जो भी ब्रॉडकास्टिंग है उसके मिनिस्टर भी थे। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर थे। देखो डिफेंस मतलब समझते हैं अपन, है ना, और डिफेंस कौन कर सकता है, बलदेव, जिसमें बल हो। इससे आप याद भी कर सकते हैं ट्रिक बिठा के। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट है अपना फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन थे, बाबू जगजीवन राम। लॉ मिनिस्टर कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, गजनफर अली खान। माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे, HC भाभा। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर अरुणा असफ अली, ये एकमात्र वुमेन थी, पहले वुमेन कह लो चाहे एकमात्र वुमेन कह लो, एकमात्र महिला थी जो हमारे ये 15 मेंबर्स या 13 मेंबर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी एकमात्र महिला मंत्री थी ये। और साथ ही साथ लियाकत अली खान जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बने। कॉमर्स मिनिस्टर बने I चुंद्रीगर। नेक्स्ट है इंडस्ट्री मिनिस्टर बने अपने जॉन मथाई और कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने अब्दुल रब निश्तार। तो ये कुछ नाम हैं, याद हो जाएं, ट्रिक से हो जाएं, जैसे भी हो जाएं, अपनी ट्रिक्स बनाओ, किसी और की फॉलो करो, जैसे भी करो लेकिन करो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, या हम कहें हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है, अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन कोई भी सरकार
तब मायने रखेगी ना जब ये काम करना शुरू करेगी। और काम कब शुरू करेगी? पहली मीटिंग होगी, डिसाइड तो करने दो, सेशन तो शुरू करो, सत्र तो शुरू करो। जब पहला सत्र होगा तब मानेंगे कि सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई, या हम कह सकते हैं पहला जो सत्र हुआ, वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें इन्होंने अपनी जो असेंबली है उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये कैसे चुने गए थे? फ्रेंच मॉडल से चुने गए थे। फ्रेंच मॉडल का मतलब होता है सभा में जितने भी मेंबर्स हैं, हाईएस्ट या हम कहें जो ओल्डेस्ट पर्सन है, सबसे ज़्यादा उम्र जिसकी है, उसी को क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें उन्होंने अपने स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर को, और स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष और बाकी सब भी वैधानिक सलाहकार ये सब चुने गए, BN राव को, HC मुखर्जी को। थर्ड मीटिंग हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हमने कहा प्रस्तावना, जो कि हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। साथ ही साथ 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन हुआ किस चीज़ का? ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई लंदन में, या हम कहें ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें। किसके द्वारा? वहाँ के जो PM थे क्लीमेंट एटली द्वारा। और उन्होंने इस घोषणा में क्या कहा कि 30 जून 1948 तक क्या कर देंगे? हम भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर ही देंगे कैसे भी करके। और मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे इंडिया के लास्ट वाइस रॉय थे, इन्हें कहाँ भेजा गया? इंडिया भेजा गया कि जाओ और इंडिया को आज़ाद तो करना ही है, देखो कैसे क्या करना है। तो जो 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 299, अच्छा इन्होंने ना क्या, जो लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ये अपने साथ 2 प्लान लेके आए थे। एक था माउंटबेटन प्लान और दूसरा था डिकीवर्ड प्लान। 2 प्लान लेकर आए। पहले जो माउंटबेटन प्लान था उसके तहत डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब भारत को 2 हिस्सों में बांटना था, इंडिया और पाकिस्तान में। और जो दूसरा इनका प्लान था, इसके तहत डिवीज़न ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि असेंबली तो एक ही थी, अब 2 देश बनेंगे तो बांटो उसे। तो जो 389 मेंबर्स थे उसमें से 299 मिल गए इंडिया को, और बाकी जो 90 थे वो मिल गए पाकिस्तान को। इंडिया में तो अपने जो भी चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, वो सेम रहे, मतलब कि क्या बोलते हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो पाकिस्तान था, वहाँ की जो असेंबली बनी, उसके जो अध्यक्ष थे वो किसे चुना गया? मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या बन गए? अध्यक्ष बने या चेयरमैन बने। और 4 जुलाई 1947 को एक बिल जो है, विधेयक पेश किया गया वहाँ की पार्लियामेंट में, पेश किया गया। लेकिन ये पारित हो गया कब? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। और जैसे ही कोई विधेयक, कोई बिल पारित हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो बन जाता है एक्ट, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और इस एक्ट को ही नाम क्या दिया गया, या हम कहें इस बिल को ही क्या नाम दिया गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी हो गई और 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे 00 टाइम पे अनाउंस हुआ। और ये अनाउंसमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी अपनी असेंबली में कि भारत फाइनली क्या हो गया है? आज़ाद हो गया है, या स्वतंत्र हो चुका है। हमारा भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया है। तो ये जो हमारा मतलब कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसके तहत भारत आज़ाद हो चुका था। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमें डिस्कस करनी है। इसमें क्या लिखा हुआ था, ये तो बाकी वही डिटेल है जो इससे पहले भी आ गई है, कि कब प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा करी, कब तक की उसमें बात लिखी कि कब तक हम आज़ाद कर देंगे, टोटल मिला के वही से सब चीज़ें लिखी हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बस एक क्या किया है, हर एक बात को एक सीक्वेंस में लिख दिया गया है कि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो सारी बातें लिखी थी उसे सीक्वेंस में लिख दिया गया है। इस अधिनियम से क्या हुआ, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो हुए माउंटबेटन। और माउंटबेटन ने ही इसको क्या किया है, तैयार किया है। और ये जो लेकर आए थे अपना प्लान, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट किया, तभी तो 2 देश बन पाए। और इसके तहत अब जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश का शासन है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। 2 अलग अलग देश बन चुके हैं, दोनों की असेंबली है, दोनों की सरकारें हैं, वही चलाएंगे।
तो भारत का विभाजन हो चुका था दो देशों में, भारत में और पाकिस्तान में। और भारत की जो रियासतें थीं उनसे कहा गया था कि आप या तो पाकिस्तान में या भारत में शामिल हो जाओ, और अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो स्वतंत्र रह लो, आपकी मर्जी है। और डिसकंटिन्यूड कर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, वहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहते थे, उनके थ्रू जो भी रिजर्वेशन था और जो कुछ भी मतलब कि सिविल सर्विसेज में जो भी अंग्रेजों को जगह थी, उसका जो भी रिजर्वेशन था वो समाप्त कर दिया गया कि आप आपकी क्या नीड है। तो भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं और आरक्षण की जो नियुक्ति थी वो बंद कर दी गई, उनके अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। जो गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर, टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स, मतलब जो भी राज्यपाल हैं या प्रांत के जो भी गवर्नर हैं, वो अपने जितने भी मामलों में जितने भी कुछ भी काम करेंगे तो मंत्री परिषद की सलाह लेंगे, जो चुनाव से चुनी गई है ना, उसकी सलाह लेंगे। और जो वाइस रॉय हैं, गवर्नर जनरल हैं, इनको दोनों ही डोमिनियन के लिए, मतलब भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों के लिए अबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि समाप्त कर दिए गए इन दोनों पदों को। वायसराय, गवर्नर जनरल, दोनों ही पद क्या हो गए, अबॉलिश कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। साथ ही साथ भारत के लिए राज्य सचिव पद का भी समापन हो चुका था। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी ना, वहाँ पे एक पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक तरीके से मंत्री था, या ये कह सकते मंत्री थे, वो भी खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड के राजा की जो शाही उपाधियां थी उनमें वो लिखते थे कि भारत के सम्राट हैं, किंग हैं, मतलब एम्पायर ऑफ इंडिया। जैसे क्या होता है, जब किसी का नाम अनाउंस होता है तो उनसे पहले उनकी जितनी भी उपाधियां हैं वो बोली जाती हैं, तो ऐसे इनके नाम से पहले भी बोला जाता था एम्पायर ऑफ इंडिया। तो कहते ये हटाओ, इनकी जो रॉयल टाइटल है ये हटाओ इनके नाम के आगे से, अब ये भारत के कोई नहीं बचे हैं, इंग्लैंड के राजा नहीं बचे हैं ये। और नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी रूल पास करेगी अब उसको नहीं माना जाएगा, वाज टू एक्सटेंड टू ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियन। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई कोई भी अधिनियम अब इन दोनों डोमिनियन में नहीं लागू होगा। और संविधान सभाओं को अपने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के लिए विधायी निकायों के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया कि आप अपना अपना क्षेत्र संभालो, काम करो, आपकी मर्जी जैसे करना है, जब तक कि वे अपने राज्य के लिए संविधान तैयार नहीं कर लेते। जब तक नहीं कर लेते तब तक हम देख लेंगे, बाकी कर लोगे तो आप तो संभाल नहीं। ओके, तो जो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे वो रहे तब तक के लिए, जब तक संविधान रेडी नहीं हो जाता है तब तक के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब तक के लिए रहे बस। और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के क्या बन गए, और प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सब बातें हुई। इसके बाद क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का मतलब है ऐसी मेंबर्स की समिति जो हमारे संविधान को लिखने का काम करेगी, बनाने का काम करेगी, रिसर्च करेगी, सब कुछ करेगी। तो 7 सदस्यों की क्या बनाई गई, एक समिति बनाई जिसको हमने प्रारूप समिति का नाम दिया। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो एक तो ये खुद हो गए चेयरमैन, बाकी 6 सदस्य और थे, जिसमें पहला नाम आता है DP खैतान, जिनकी डेथ हो गई थी इसलिए इनको रिप्लेस किया TT कृष्णमाचारी ने, ये पहले हो गए। दूसरे नंबर पे आते BL मित्रा, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था इसलिए इनकी जगह पे बाद में आ गए थे माधवराव। तीसरे नंबर पे हैं KM मुंशी, चौथे पे हैं मोहम्मद सदुल्ला, नेक्स्ट है गोपाल स्वामी, और अगले हैं कृष्णा स्वामी अय्यर। ये कुछ 6 मेंबर्स और थे, जिसमें से किसी इनकी डेथ हो गई थी, दूसरे ने रिजाइन कर दिया था, उनकी जगह पे कोई और आ गया था। और फाइनली इतने देशों का संविधान पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, उनमें से जो सही चीज़ें मिली उनको लेने के बाद, लिखने के बाद, पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद, ये टाइम याद रखना है मैं कितना हमारे संविधान को बनने में समय लग गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद फाइनली हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, इसको स्वीकृति भी मिल गई, और उसी दिन को हमने मनाया कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर, जिसमें क्या था कि आज से ही 26 नवंबर 1949 से भी इसमें लिखित 15 आर्टिकल अभी से लागू हो जाएंगे। बाकी सारे कब होंगे, जब हम इसको लागू करेंगे। और लागू करने की जो डेट है वो चुनी गई कौन सी, 26 जनवरी 1950। वैसे तो ये 1949 में 26 नवंबर को ही इसको लागू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1950 एक महत्वपूर्ण डेट थी
ये क्या डेट थी? देखो 26 जनवरी से 1930 से, 26 जनवरी 1930 से, क्योंकि इस दिन इन्होंने डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की, इसलिए 26 जनवरी 1930 से लगातार ये क्या मनाते आ रहे थे पूरे मतलब भारतवासी? पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे ये, पूर्ण स्वराज दिवस, क्योंकि ये दिन इनके लिए महत्वपूर्ण था। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को खोना नहीं चाहते थे कि ये दिवस तो हमें याद रहना ही चाहिए, इसलिए कहा कि इतने सालों इंतजार किया है, 2 महीने और रुक जाते हैं। भले हमारा लेखा जोखा तैयार 26 नवंबर को हो गया, लेकिन हम 2 महीने और रुकते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो क्या हो गया? लागू हो गया। और उस दिन फिर हम पूर्ण स्वराज दिवस नहीं बल्कि क्या मनाने लगे? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और इस तरीके से हमारा पूरा संविधान, हमें आज़ादी कैसे मिली, संविधान कैसे तैयार हुआ, ये सब कुछ डन हुआ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।